दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके बारे में देखेंगे। समान नागरिक संहिता, हमारा जो संविधान है उसमें नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में, जो संविधान का भाग 4 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। उसमें कहा गया है कि भारत जो देश है उसके सभी नागरिकों के लिए, जो सरकार है, जो संघ है, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। समान नागरिक संहिता की बात जब देश आज़ाद हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, तो उसमें हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी थे, क्योंकि फर्स्ट चुनाव तो जो आम चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे, लेकिन जो हमारी संविधान सभा थी वही उसको विधायिका का कार्य कर रही थी, वही संसद का कार्य कर रही थी जो हमारी संविधान सभा थी। जब उसकी संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष के रूप में काम करते थे, और जब उसकी संसद के रूप में बात होती थी तो वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते थे। तो उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और विधि मंत्री यानी कानून मंत्री का जो पद दिया गया था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो उसी समय संविधान सभा जब लागू होने के बाद, संविधान लिखाई जा रहा, संविधान सभा बैठी हुई थी, तो उसने 47 से 52 तक, चुनाव तो 52 में हुए, संविधान हमारा 50 में लागू हुआ, तो 52 तक वो संविधान सभा ही द्वारा ये जो भी सरकार में जो भी नियम कानून बनते रहे वो संविधान सभा जो थी वो उसी के द्वारा सारे कार्य होते रहे। तो उसी समय जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट था, हिंदू मैरिज एक्ट के सबसे बड़े पक्षधर थे हमारे भीमराव अम्बेडकर, और उन्होंने सबसे पहले इसको वहाँ पे रखा था। लेकिन 1952 आते आते जब वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, हिंदू लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया कि भाई ये हमारे निजी, हमारे जो हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उसमें हस्तक्षेप है। तो नेहरू जी ने उससे 1952 में, क्योंकि चुनाव आने वाले थे, तो उन्होंने टाल दिया, बोले बाद में इसको करेंगे। उसी से नाराज होकर के वो इस्तीफा दे दिया गया था, क्योंकि वो सब लोग मांग कर रहे थे कि भाई हिंदू रीति रिवाजों में ही बदलाव, पूरे सारे धर्मों में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। तो इस बात को लेकर के, हालांकि बाद में जब दोबारा से 52 में नेहरू जी वापस आए तो उन्होंने उसको अपने जो हिंदू मैरिज एक्ट था उसको 3 भागों में बांट करके आखिरकार पारित करा दिया, उसी से नाराज होकर के। जबकि 1952 से पहले ही उसी से नाराज होकर के हमारे जो विधि मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा से कहता आया, उसने शाहबानो जो 1985 में राजीव गांधी जी के समय में हुआ था केस 1985 में, और सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई सारे कामों पे सब कुछ काम अच्छा हुआ है, लेकिन जो अनुच्छेद 44 जो दे रखा है उस पर काम नहीं हुआ, उस पर सरकार ने प्रयास नहीं किए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है, हमारे देश में सारे अधिकतर मामलों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है। लेकिन जैसे शादी, उत्तराधिकार, तलाक, ये जो हमारे सामाजिक मामले हैं, इनमें अलग अलग नियमों का पालन हो रहा है, और हमारा देश दुनिया का एकमात्र देश है जहां अलग अलग के संप्रदाय के लोगों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। मतलब अलग संप्रदाय के लिए, अपने लिए, इस संप्रदाय के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग, तीसरे के लिए अलग। ये एकमात्र भारत ऐसा देश है जहां ऐसा है, वरना दुनिया के सारे देशों में व्यवस्था यही है कि जो भी नियम है वो पूरे देश के नागरिकों के लिए है। समान नागरिक संहिता में क्या था, व्यक्तिगत स्तर वही हो गया, उसका शादी से संबंधित हो गया। संपत्ति उत्तराधिकार, संपत्ति में किसका हिस्सा होगा, किसका हिस्सा नहीं होगा, ये सब है।
विवाह, तलाक, गोद, इसमें विवाह, तलाक, गोद, इसमें क्या नियम होगा, किस नियम के आधार पर वो विवाह होगा, किस नियम के आधार पर तलाक होगा, गोद लेगा बच्चे को क्या, ये सब संसार में भारत एकमात्र ऐसा देश है, बता दिया। अब क्या है, हमारे यहाँ सबके लिए अलग अलग नियम है। हमारे पहले हिंदू लोगों में पहले क्या था, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट आया उससे पहले हिंदू जो पुरुष था वो कई शादियां कर सकता था, लेकिन महिला नहीं कर सकती थी, और उसका तलाक भी नहीं हो सकता था। तो ये सब सारे बदलाव हुए। जो पुरुष था वो चाहे 10 शादियां कर लेता, 5 शादियां कर लेता, उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। तो ये इससे महिलाओं के लिए भी अधिकार मिले। तो अब क्या कंडीशन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बोर्ड है 1972 में उसका गठन, उसका पर्सनल लॉ बोर्ड भी बना दिया गया। तो उस पर्सनल लॉ के अनुसार मुस्लिम जो है वो शादी के 4 महीना, वो शादी के तुरंत बाद, मतलब तलाक के बाद जब वो तलाक करेगा तो तलाक के तुरंत बाद वो शादी कर सकता है पुरुष, और महिला को 4 माह 10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। उसे इद्दत पीरियड बोलते हैं। 4 महीना 10 दिन के बाद ही वो दूसरी शादी कर सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है, अगर हिंदू जोड़ा कोई है, कोई भी है कपल, तो वो अपनी शादी के 1 साल बाद तलाक की अर्जी डाल सकता है। ये हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में दे रखा है। क्रिश्चियन में क्या है, जो ईसाई लोग होते हैं उनमें 2 साल के बाद, शादी के 2 साल के बाद वो अपनी तलाक की अर्जी जो भी है, उनका जो भी पर्सनल लॉ होगा उसमें वो डाल सकता है। बाकी सिख जो हैं, जैन हैं, वो सारे सिख और जैन जो हैं उनका जितना भी इन रीति रिवाजों का जो भी कानून का पालन होता है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार ही होता है, वो हिंदू मैरिज एक्ट में ही शामिल है, वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही शामिल है, और उसी के अनुसार उनका जो भी रीति रिवाज, उत्तराधिकारी जी नियम है हिंदू मैरिज एक्ट में है वही है। लड़कियों को हिस्सा मिलेगा, पहले नहीं था हिस्सा। तो इस तरह से समान नागरिक संहिता का मतलब ये होता है कि भाई सारे नागरिकों के लिए एक ही तरह के नियम होंगे, ऐसा नहीं है कि अलग अलग नियम होंगे। और जिसकी व्यवस्था हमारे नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में दे रखी है, क्योंकि हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो कानूनी रूप से उन्हें लागू नहीं कराया जा सकता, वो कानूनी रूप से प्रभावी नहीं है। उनमें कहा गया कि भाई इनको लाने का जो सरकार है वो उनको लाने का प्रयास करेगी, इनको लागू करने का प्रयास करेगी, लेकिन वो उनके लिए कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, वो कानूनी रूप से प्रभावी नहीं है कि भैया ये लागू नहीं किए गए तो हम कोर्ट चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये हुई हमारी समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।